हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। हेल्थ से रिलेटेड इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, उसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, जब ये वीडियो खत्म होगी वहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के करंट अफेयर्स कवर किए गए, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट। और आज पहला हम देखने वाले हैं कावासाकी डिजीज के बारे में। ठीक है, कावासाकी डिजीज ये एक एक्यूट डिजीज है। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए, ड्यूरेशन के हिसाब से डिजीज दो तरीके की होती है, एक एक्यूट होता है और एक होता है क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट का मतलब ये हुआ कोई भी इन्फेक्शन जब कम समय के लिए होता है तब हम उसे एक्यूट डिजीज कहते हैं या एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। क्रोनिक जो इन्फेक्शंस होते हैं ये मेनली लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, और मे भी कुछ केसेस में ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ड्यूरेशन के हिसाब से ये दो तरीके हुए, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन है। ये यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, जो इनकी थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। तो थिकनेस कम होने की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो कम होने लगता है। तो ब्लड के फ्लो को का कम होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको टिश्यू या फिर जो ऑर्गन फेलर जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, मेनली कावासाकी डिजीज जो होते हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं, लेकिन इनसे बड़े लोगों में भी ये हो सकते हैं, बट यूजुअली ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, वोमिटिंग, हेडेक जैसी समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो फीवर होता है वो कॉन्स्टेंट 5 दिनों तक, कम से कम 5 दिन तक तो रहता ही है। ठीक है, यानी कि 5 दिन या उससे ज्यादा टाइम तक यहाँ पर कॉन्स्टेंट फीवर देखने को मिल सकता है। कावासाकी डिजीज, इससे हार्ट अफेक्ट भी हो सकता है। अब यूं समझिए कि जो हार्ट डिजीज होते हैं, हार्ट डिजीज के होने का जो पहला फेज होता है उसमें कावासाकी डिजीज देखने को मिल सकती है। यानी कि यू कैन से कि कावासाकी डिजीज इज द प्राइमरी काउज फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीज। ठीक है, यानी कि हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके इनिशियल फेजेस में कावासाकी डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं येलो फीवर। ये भी एक्यूट है, यानी कि शॉर्ट इन्फेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म्स के। ये क्या है? ये एक हाइमोरहेजिक डिजीज है। हाइमोरहेजिक डिजीज हम कहते किसको है? ठीक है, हाइमोरहेजिक डिजीज ये क्या होता है? एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम होता है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम, ब्लीडिंग मतलब ब्लड का बहना, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये एक ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती है जो मेनली जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं उनमें देखने को मिलती है। तो ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम होती क्यों है? इसका रीजन होता है विटामिन के की डिफिशियंसी। अगर लोगों में विटामिन के की डिफिशियंसी है या न्यू बॉर्न बेबी में है तो वहां पर हाइमोरहेजिक डिजीज यानी कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो येलो फीवर एक ऐसी बीमारी है जहां पर भी आपको ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। यह ट्रांसमिट किया जाता है किसके द्वारा? मॉस्किटोज के द्वारा। और मेनली दो स्पीसीज के मॉस्किटो के स्पीसीज यहाँ पर काम आते हैं ट्रांसमिट करने में। एक होता है एडिस इजिप्टी और एक होता है हाइमोगोगस। ठीक है, तो एडिस और हाइमोगोगस दोनों स्पीसीज के नाम है मॉस्किटो के, जो ये ट्रांसमिट करते हैं। साथ ही साथ ये फीवर एंडेमिक है कहाँ की? ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एंडेमिक से रिलेटेड, जैसे इन्वायरमेंट में आता है, या फिर ये भी कभी कभी आता है कि ये बैक्टीरिया से होते हैं या फिर वायरस से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये एक वायरल डिजीज है, ये वायरस से होता है। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। WHO ने येलो फीवर के एलिमिनेशन के लिए एक स्ट्रेटजी चलाई थी 2017 में, जिसका नाम था एलिमिनेट येलो फीवर एपिडेमिक्स स्ट्रेटजी 2017। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम। जब आरोग्य सेतु ऐप आया हुआ था तो उस समय प्रॉब्लम ये बातें चल रही थी कि इसका जो डेटा है कहीं लीक ना हो जाए, कि इसका कोई लेजिस्लेटिव बैकअप नहीं है कि किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है, यूज करना है, तो कोई भी यहाँ से यूज कर सकता है। तो मेनली सिक्योरिटी प्रॉब्लम उस समय डिस्कस हो रही थी जब कोविड का समय था। फिलहाल अभी भी है, लेकिन ये लॉकडाउन के समय का बात है। तो आरोग्य सेतु के सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया यहाँ पर, जिसको बग बाउंटी प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जेई यानी कि जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये है एक वायरल ट्रीटमेंट या वायरल डिजीज है जो कि वायरस से फैलता है। कौन से वायरस? फ्लावी वायरस जो होते हैं, इनकी वजह से ये फैलता है। मेनली ये क्या करता है कि जो ब्रेन के आसपास के मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको अफेक्ट करने की प्रॉब्लम ये अफेक्ट करता है। सिम्टम्स की बात करें, फीवर हो सकता है,
वोमिटिंग हो सकती है, आपको हेडेक जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, या फिर आप यूज कहिए कि जो कन्फ्यूजन है, हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना है, तो कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। बॉडी के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है और अल्टीमेट ये ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है, वेक्टर कौन से हैं, ट्रांसमिट कैसे होता है, जो क्यूलेक्स स्पीसीज के मॉस्किटोस होते हैं उनके द्वारा इनको स्प्रेड किया जाता है। नो एंटीवायरल ट्रीटमेंट, यानी कि इसका शॉर्ट शूट कोई मेडिसिन अभी नहीं है। जो सिम्टम्स होते हैं उनके बेसिस पर ही इनका इलाज किया जाता है। जैसे कोविड है, कोविड के लिए भी कोई शॉर्ट शूट एकदम पर्टिकुलर या एक्सक्लूसिव कोई मेडिसिन नहीं है। इसको जो सिम्टम्स होते हैं उनको अलग अलग मेडिसिन या उनके कॉम्बिनेशंस के द्वारा काम किया जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है, जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए भी कोई एक्सक्लूसिव मेडिसिन नहीं है, सिम्टम के बेसिस पर अलग अलग यहाँ पर मेडिसिन यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बनाना कोविड। अब ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से कोविड-19 है ये ह्यूमन्स में होता है, उसी तरीके से बनाना में भी कोविड-19 जैसी ही बीमारी देखने को मिली है। इस वजह से इसको बनाना कोविड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका अगर हम ऑफिशियल नाम कहें तो इस बीमारी का ऑफिशियल नाम फिजेरियम विल्ट TR4 है। तो बनाना यानी कि बनाना के जो पौधे होते हैं, केले के पौधे, ये उनमें होता है। फिजारियम विल्ट TR4 ऑफिशियली इसका नाम है। इसको पनामा डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो पनामा नहर है, पनामा कैनाल, ये उसके नाम से भी जानते हैं, यानी पनामा डिजीज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये एक सॉइल बॉन्ड फंगस होता है, ध्यान रखिएगा, ये फंगस से होता है, फंगल स्ट्रेन है, नॉट वायरस नॉट बैक्टीरिया, इट इज फंगल स्ट्रेन, फंगस से होता है। और ये सॉइल बॉन्ड होता है, यानी कि मिट्टी में ये फंगस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। पहली बार इनको आइडेंटिफाई किया गया था ताइवान में। इससे क्या होता है कि जो पौधे के कलर होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये डिजीज अभी हाल फिलहाल में पिछले साल 2020 में इंडिया में भी पाई गई, इस वजह से ये न्यूज़ में रहा। तो बनाना कोविड कह लीजिए, या फिर इसको पनामा डिजीज कह लीजिए, या फिर इसको फिजारियम विल्ट ऑफ बनामा ऑफ बनाना डिजीज भी कह लीजिए। तो तीन तरीके के इसका नाम हो गया, तीनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है ये मेनली ये लीवर से रिलेटेड डिजीज होती है। लीवर डैमेज जैसे समस्या इसमें आपको देखने को मिल सकती है। अब आपको हेपेटाइटिस तीन तरीके के देखने को मिलेगा। हेपेटाइटिस ए हुआ, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। अब जैसे मैंने पहली बात की थी कि ड्यूरेशन के हिसाब से दो तरीके के डिजीज हो गए, एक एक्यूट हो गया, एक क्रोनिक हो गया। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है एक्यूट होता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। जनरली ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होते। हेपेटाइटिस बी एंड सी की बात करें तो ये भी जनरली एक्यूट ही होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस भी दिखाता है। लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस का मतलब काफ़ी लंबे समय तक इन्फेक्शन रहे, कभी कभी पेशेंट्स में लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शंस भी ये हो जाते हैं, कभी कभी सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। ठीक है, तो बी एंड सी क्या होता है कि ये जनरली ये भी एक्यूट ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये क्रोनिक डिजीज भी हो जाता है। वैक्सीन की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। यहां पर आपको याद होगा तो WHO के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सॉलिडारिटी कॉल टू एक्शन। सॉलिडारिटी कॉल टू एक्शन ये कोविड-19 से रिलेटेड एक प्रोग्राम था, और इसमें कहा गया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कंट्रीज हैं, अगर उनके पास कोविड-19 से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी है या उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर एक मीडियम बनाया गया जिसको कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल कहते हैं। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इन सारे इन्फॉर्मेशन या डेटा को जो भी जिसके पास मौजूद है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, और दूसरी जो पार्टी है वो उस इन्फॉर्मेशन या डेटा को यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये इनिशिएट किया गया किसके द्वारा? WHO के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं बुबानिक प्लेग। बुबानिक प्लेग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है, एंड ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज फ्रॉम रोडेंट्स। रोडेंट्स जैसे कि आप रैट्स वगैरह हो गए, या रैट की तरह जो भी पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनको रोडेंट कहेंगे, या मोल्स वगैरह हो गए, तो उनसे फ्लीज के थ्रू, फ्लीज मतलब कुछ इंसेक्ट्स हो गए या फिर बटरफ्लाइज हो गए या फिर मॉस्किटोस हो गए, इनके थ्रू ये क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको सिम्टम्स दिखने में लगभग 1 वीक का टाइम लग सकता है, यानी कि 5 to 7 डेज यहाँ पे लगते हैं। तो ऑलमोस्ट एक सप्ताह का यहाँ पर समय लगता है इसके सिम्टम्स देखने में। सिम्टम्स की बात करें तो फ्लू वाले सिम्टम्स, यानी कि फीवर देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, आपको हेडेक जैसी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो मतलब जैसा फीवर में होता है, फ्लू में होता है, वही यहाँ पर भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
वैक्सीन इसके अवेलेबल है, इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं, ब्लैक डेथ डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो सेकंड में लिखा गया है, नो रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अभी तक कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका नहीं फैला होगा। हो सकता है फैला होगा, ट्रेस नहीं हुआ, या हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी स्कोप है कि फैल सकता है। तो कभी कभी यूपीएससी में स्टेटमेंट आते हैं कि अगर स्टेटमेंट इस तरीके का आ गया कि देयर इज नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, यहाँ तो ये कहा गया कि अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं मिला है, कोई ट्रेस ऐसा नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फ्यूचर में ऐसे ट्रेसेस नहीं मिल सकते हैं, फ्यूचर में मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो काफ़ी एब्सोल्यूट हो जाता है, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। इस तरीके स्टेटमेंट यूपीएससी अक्सर दिया करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासॉक्च। अल्ट्रासॉक्च एक डिसइंफेक्शन यूनिट है जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। मेनली ये ऐसे जो इक्विपमेंट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए, फैब्रिक्स हो गई, जिनको डिसइंफेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को डिसइंफेक्ट करना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फोन है, उसको करना है, तो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। जो नॉर्मल सैनिटाइजर्स होते हैं उनसे आप इसको डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ ने एक अलग से यूनिट बनाया है जो इस तरीके के मटेरियल्स को डिसइंफेक्ट करे, तो उसको अल्ट्रासॉक्च, उस डिसइंफेक्शन यूनिट को अल्ट्रासॉक्च का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नवरक्षक। नवरक्षक एक पीपीई किट है। पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये वो किट होते हैं जो कोविड-19 से रिलेटेड केसेस को डील करते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्सेस, आपने देखा होगा जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो डॉक्टर या नर्स, उसको हम पीपीई किट कहते हैं। तो इस पीपीई किट को हमने इंडिजिनली यहाँ पर अपने यहाँ डोमेस्टिकली इनको डेवलप किया और उनको हमने नवरक्षक का नाम दिया। नेक्स्ट माइक्रोसिटी टेक्नोलॉजी। ये एक 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें एक्सरे का यूज किया जाता है। तो एक्सरे का यूज करके हम एक 3D इमेज बनाते हैं इस माइक्रोसिटी टेक्नोलॉजी का। तो एक्सरे यूज क्यों किया जाता है? मेनली एक्सरे का यूज ये होता है, जैसे बॉडी का एक्सरे होता है। बॉडी का एक्सरे क्यों होता है कि लाइक जैसे बोन में फ्रैक्चर्स हो गए उनको देखने के लिए, यानी कि इनसाइड ऑफ बॉडी अगर आपको देखनी है तो एक्सरे का यूज किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी से 3D इमेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वैक्सीन। CHADOX1, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल ए लिखा गया है यहाँ पर, तो ये मिस्टेक से कैपिटल ए नहीं लिखा गया है, कैपिटल ए इसके नाम में ही है। तो CHADOX1 ये एक कोविड-19 वैक्सीन है जो डेवलप किया गया है एस्ट्राजेनेका, जो कि एक ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये वैक्सीन, जिसको हम CHADOX1 के नाम से जानते हैं। तो आ सकता है नॉर्मली एक स्टेटमेंट में कि ये क्या चीज़ है या किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में। देखिए करंट अफेयर्स की रिवीजन अगर आप शुरू से करते हैं तो आपके लिए लास्ट टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट टाइम में मैंने देखा है कि लोग जब 1 महीना 1.5 महीना बचता है एग्जाम पे, तो लोग करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप 1-1.5 महीने लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट नहीं होगा। करंट अफेयर्स को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन की जरूरत होती है। अब एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। फिर वही होता है कि हम पंचवर्षीय योजना या 10 वर्षीय योजना में चलते हैं कि इस साल जो गलतियां होगी ठीक है अगले साल नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल फिर वही गलतियां करते हैं। ठीक है, ये मुझे पता कैसे चल रहा है? ये मुझे पता चल रहा है इन करंट अफेयर्स के व्यूज से। बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग इसको देखते हैं या सीरियस लेते हैं। खैर इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले से ही तैयार रखिए अपने आप को कि इन चीज़ों को प्रेशर ना बने दीजिए लास्ट टाइम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।